हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने न्यूमेरिकल्स करी थी और कुछ अच्छी जो हैं जैसे मैंने आपको वॉल्यूम कॉफिशिएंट, प्रेशर कॉफिशिएंट और ग्राफ बताया था, कुछ बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के। आज मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था, आज मैं केटीजी बताऊंगा। केटीजी दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझना क्या होता है, पूरी डेरिवेशन करेंगे और पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। द टॉपिक हेयर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केटीजी। केटीजी नाम सुना होगा, केटीजी पढ़े हो? केटीजी पढ़े हो? बच्चे कहते हैं ये केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या होता है, पहले इसके जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, सपोज करो, क्या कहता है देखो, ये कहता है कि सपोज करो कोई एक कंटेनर है, तो जो कंटेनर में है आप डाल दो गैस, ये गैस है। तो गैस जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसी बातें उसने कही थी, बर्नौली थे। बर्नौली के बाद और सारे लोग भी आए थे तो उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो गैस क्या बोला, गैस आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। अब ईच मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, माना इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है ओवरऑल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, यानी लेते हैं ओवरऑल वॉल्यूम। ये पहला स्टेटमेंट था, बहुत अच्छी बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि जो ये गैस पार्टिकल है ना बच्चों, ये गैस पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट होती है। यानी गैस पार्टिकल रुके हुए नहीं होते, इनके बीच में रैंडम मोशन होता है। सपोज एक इधर गया, एक इधर गया, एक इस तरीके से गया, एक इस तरीके से आया, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, यानी इनके बीच में रैंडम मोशन चलता रहता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता। यानी गैस अगर ग्रेविटी का इंपैक्ट हो जाए तो पार्टिकल नीचे आके एक्यूमुलेट नहीं होते, यानी रैंडम मोशन करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कॉलिजन होने के चांसेस होते हैं। यानी ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जब जो कॉलिजन होता है, याद रखना ये सब चीजें समझना है, कोलाइड करते हैं तो जब जो कॉलिजन होता है वो कॉलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है, परफेक्टली। दो तरह के कॉलिजन होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, मतलब इन द सेंस, कहने का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी में देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छा, अब जब गैस रैंडम मोशन करते हैं तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो है अटैक करते हैं, इस तरीके से हिट करते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द गैस मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, प्रेशर उतना ही होगा। ये सारी पोस्टुलेट केटीजी में बताया गया था। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। और ओवरऑल इन सारे स्टेटमेंट को लेकर डेरिवेशन आया, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, M मतलब मास ऑफ ईच पार्टिकल या मॉलिक्यूल बोल दो। ओके सर जी। एंड N मतलब जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और C मतलब होता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर स्पीड। याद रखना क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी ये जो C होता है ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर डॉट 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 अपॉन n, यानी डॉट 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 n तक अपॉन n। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये आपका डेरिवेशन है और इस पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सारे बनते हैं। केटीजी अच्छे तरीके समझ में आ गया। चलो, अब P और V में जो ये डेरिवेशन आया,
अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आया, तो यही मेरा आज का प्राइम टारगेट है कि स्टेटमेंट के बाद जो डेरिवेशन है उसको मैं आपको करवा दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन राउंड। समझना थोड़े देर के लिए, उसके बाद भूल जाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आप याद करके क्या करोगे, लेकिन अगर याद नहीं किए और खुद अपने दम पे बना लिए तो फिर तो आपको पता है ना, सिलेक्शन तो उसका होता है जिसको हर चीज़ ड्राइव करनी आती है। और मुझे पता है कि आप बच्चे जो हैं ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, और हो तो बहुत अच्छी बात है। सही बना? चलो ये मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये मैं मान लिया भैया ये वाई एक्सिस है, और इसको मैं मान लूँ जेड एक्सिस है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये मान लिया मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस। चलो बहुत अच्छा, और भी अच्छा फिगर बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो एक नॉर्मली आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। चलो एक एक थोड़ा थोड़ा समय मुझे देना होगा, ऐसे नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं चाहिए, आराम से बनाऊंगा। ये जेड एक्सिस है, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस चीज़ को यहाँ पे एक मतलब एक्सिस हिसाब से दिखा दिया। अब मैं एक नॉर्मल आपको दिखा दूँ, बिल्कुल इस तरीके से समझ जाना कि भाई इस तरीके से कोई एक क्यूबिक कंटेनर है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इस क्यूबिक कंटेनर में मैंने सर्टेन, समझना, सर्टेन मास ऑफ कोई गैस लिया, सर्टेन मास ऑफ अ गैस, कोई एक गैस है, उस गैस का सर्टेन मास लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। माना कि जो है इसमें n नंबर ऑफ, इस मास में, इस गैस के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और ईच मॉलिक्यूल का मास, समझना, ईच मॉलिक्यूल का मास, ईच मॉलिक्यूल हैज मास इक्वल टू स्मॉल m। समझा? क्या बोला मैंने? एक क्यूबिक कंटेनर लिया, उस क्यूबिक कंटेनर में मैंने क्या किया कि भाई सर्टेन मास ऑफ गैस डाल दिया, ठीक है, और उसमें n, माना कि उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ईच मॉलिक्यूल्स का मास जो है स्मॉल m है, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। मैंने कहा कि ये गैस पार्टिकल जो है ना, ये माना ये एक फेस है और ये एक फेस बी है, आप यहां से इधर जा रहा, इधर से इधर आ रहा, यानी गैस पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने मान लिया, ठीक है। चलो अब अगर इस साइड गया, ठीक है, तो बोलो मोमेंटम क्या होगा? मास क्या है? m, मोमेंटम हो जाएगा म्यू यू एक्स, एक्स एक्सिस पे, और फिर यहां से इधर रिटर्न आया तो क्या हो जाएगा? आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा? माइनस यू एक्स, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है तो भैया जब रिटर्न आएंगे तो फिजिक्स क्या कहता है कि ये माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो है कि कोई पार्टिकल दो फेसेस के ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c है, c का मैंने जो है अलग अलग, जैसे मैंने मान लिया ये c है, इसके अलग अलग कंपोनेंट तोड़ दिए मैंने इस तरीके से। तो मैंने बोला कि भैया एक्स एक्सिस पे यू एक्स है, वाई एक्सिस पे यू वाई है, और जेड एक्सिस पे क्या है? यू जेड है। सी के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं ना तीनों एक्सिस पे, क्योंकि ये क्यूब है, तीन एक्सिस पे। और ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि भैया सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, अलग अलग एक्सिस पे मैंने ढूंढ लिया। बहुत अच्छा। और c इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स। तो अब मैंने लिया है कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी? यू एक्स। चलो तो मोमेंटम क्या होगा? एम यू एक्स, और फिर इधर से कॉलिजन के पास रिटर्न हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस एम यू एक्स। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आप वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो, आप जेड एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो। चलो मूवमेंट हुई, तो जब मूवमेंट हुई तो बताओ, जब शुरुआत हुई तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम जो पार्टिकल का था m इंटू यू एक्स, क्योंकि अलोंग एक्स मूवमेंट कर रहा है। चलो, और ये दो फेसेस हैं। चलो अब जब कॉलिजन हुआ, आफ्टर कॉलिजन द मोमेंटम, जो कॉलिजन के बाद यानी ए सरफेस से, ए फेस से टकराया फिर रिटर्न आया, तो आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा? माइनस एम यू एक्स। बहुत अच्छा। इनिशियल है एम यू एक्स और
आफ्टर कॉलिजन यानी फाइनल मोमेंटम है माइनस एम यू एक्स। तो बोलो जब इस तरफ जो मूव किया तो बोलो यहां से यहां टकराया फिर रिटर्न आया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा जल्दी बता दो। मैं फेस एक की बात कर रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या होता है याद करो, एम यू एक्स माइनस माइनस एम यू एक्स क्या हो जाएगा 2 mu x। मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम जब कॉलिजन हुआ ओवरऑल इंपैक्ट हुआ तो 2 mu x बोला। अब मैं बात करूं कि भैया जो ये लेंथ है वो आपका क्या है L सेंटीमीटर है। चलो बहुत अच्छी बात है। पहले कॉलिजन में जो इतना है आपका 2 mu x चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब जब दूसरा कॉलिजन होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अब माना एक इंपैक्ट तो हो चुका, अब फिर ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां रिटर्न आएगा, यानी दूसरा कॉलिजन होने के लिए यहां से जब यहां गया तो L डिस्टेंस, फिर यहां से यहां गया L डिस्टेंस कवर किया, यानी दूसरे इंपैक्ट होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2L डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा वो कितना होगा? चलो टाइम समझना धीरे धीरे। टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल, बहुत इजीली समझना बच्चों, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। बाय द गैस मॉलिक्यूल टू कवर, क्योंकि दूसरा इंपैक्ट अभी तो होगा, टू कवर 2L डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड क्या है जल्दी बता दो एक्स एक्सिस के अलोंग ux। सबको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू जल्दी बता दो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी जो कहता है कि पहला कॉलिजन हो चुका है, यानी पहला यहां पे इंपैक्ट कॉलिजन मतलब क्या, यहां से यहां टकराया, अब यहां से यहां टकरा के फिर से ये यहां घूमते हुए यहां जाएगा, यानी L डिस्टेंस किया, फिर से यहां घूमते हुए आएगा, यानी दूसरी टक्कर दूसरा कॉलिजन कब होगा 2L डिस्टेंस के बाद होगा। और टाइम कितना लगेगा 2L अपॉन एक्स, क्योंकि हम तो n नंबर ऑफ कॉलिजन की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, तो बोलो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड क्या होगा? बहुत अच्छा, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा ux अपॉन 2L होगा क्या? बिल्कुल सर। चलो तो अब 1 सेकेंड में इतना आपका कॉलिजन हुआ, तो बोलो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा? बहुत अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। ओवरऑल कितना है 2 mu x, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी mux इंटू नंबर ऑफ कॉलिजन ux अपॉन 2L। क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, ये 2 कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो mux का स्क्वायर अपॉन L होगा क्या? बिल्कुल, यानी ए पे जो ओवरऑल इंपैक्ट हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हुआ mux स्क्वायर हुआ। अब दूसरा फेस क्या है b, यानी पूरा एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होगा वो क्या हो जाएगा, ए पे है mux स्क्वायर अपॉन L, तो बी पे भी तो mux स्क्वायर अपॉन L होगा, तो टोटल कितना हो गया 2mux स्क्वायर अपॉन L होगा ना, क्योंकि ये तो मैंने इस फेस पे लिया, तो ऐसे ही तो पार्टिकल यहां भी टकराएंगे क्योंकि लगातार तो यहां के बाद से मैंने ये डेरिवेशन कर लिया, तो भैया यहां पर भी तो वही सेम होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या बोलोगे ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम, ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई mux स्क्वायर अपॉन L, यानी क्या हो जाएगा 2mux स्क्वायर अपॉन L। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली y डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा सिमिलरली इन y डायरेक्शन में क्या होगा जल्दी बता दो सर, y डायरेक्शन में हो जाएगा क्या
2m/u/y² अपॉन l होगा क्या? अरे वाह, तो भैया जेड डायरेक्शन में भी बता दो, तो जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम। जल्दी बताओ, 2m/u/y² अपॉन l होगा क्या दादा? हो गया? चलो तीनों डायरेक्शन में निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम? खत्म नहीं हुआ है बच्चों, डेरिवेशन है और मैं आपके साथ हूं। हर चीज को अपन कर सकते हैं, अपन हर चीज का डेरिवेशन है अपने पास, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मन लगा के पढ़ो बच्चों, हम रहे ना रहे, आपको अच्छा रिजल्ट करना है, याद रखना हमेशा। चलो ओवरऑल अब आपको पता है चेंज इन मोमेंटम, एक्स एक्सिस मिल गया, वाई एक्सिस मिल गया, जेड एक्सिस मिल गया। तो अब आपको पता ओवरऑल अगर हम जोड़ के देखें तो सबको पता है चेंज इन, ओवरऑल चेंज। अब सब सारे एक्सिस का हमने जोड़ दिया, तो अब क्या बोलेंगे? ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो बच्चों, 2m/u/x² अपॉन l प्लस 2m/u/y² अपॉन l प्लस 2m/u/z² अपॉन l। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा? 2m अपॉन l, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ux² प्लस uy² प्लस uz²। याद करो ये किसके बराबर था? c के बराबर था ना, यानी क्या लिखा? 2mc² अपॉन l। लो अब चलो फिजिक्स लगा देते हैं। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स होता है ना, यानी ये क्या आया? F आ गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब आप याद करो, ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या आ गया? ये फोर्स आ गया। अब आपको सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो अब मैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख दूं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। वाह, बहुत अच्छा। वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या आया? जल्दी बता दो, 2mc² अपॉन l। और एरिया क्या होता है? जल्दी बता दो, क्या है? क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया सर 6l²। अरे वाह, आता है फॉर्मूला? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो क्या लिखेंगे? 2mc² अपॉन 6l³। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। मैं इधर आ रहा हूं बच्चों, टाइम लगेगा। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छी बात है। आंखें बिल्कुल वीडियोस पे होनी चाहिए। अगर रियली में आप पढ़ना चाहते हो और आईआईटी क्रैक करना चाहते हो या निट में जाना चाहते हो तो एक एक चीज देखो। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल क्या आया? 2mc² अपॉन 6l³। चलो उसके बाद मैं बोलूं प्रेशर, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो बच्चों, दैट इज 2mnc² अपॉन 6l³। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया। लो, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3। अब आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? l³। वाह जी वाह। P इज इक्वल टू mnc², l³ के जगह क्या लिखेंगे? v, और यहां 3v। वाह वाह। अब v ऊपर, pv इज इक्वल टू 1/3 mnc²। लो, प्रूफ हो गया, बजाओ ताली। क्लियर बच्चों? बहुत अच्छी बात है। दैट इज द डेरिवेशन। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर n इज इक्वल टू मैं लिखूं n0 या na लिख दूं, यानी मतलब एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तब क्या होगा? m इंटू na हो जाएगा क्या? कैपिटल M। कैपिटल M मतलब क्या? मोलर मास होता है ना। तो फिर से क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। लो, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, क्या मैं इधर आ सकता हूं क्या? बहुत अच्छा, डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ। चलो, अब दिख रहा है? तो मैं लिखूंगा कैसे?
चलो ठीक है बच्चों, यहां तक आ गए? ओके, चलो मैं इस तरफ आ जाता हूं, आप इधर देखो। चलो मैं इस तरफ लिख रहा हूं बच्चों, इधर देखो, डेरिवेशन हो चुका है, आई होप सो। चलो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc²। तो क्या लिखूंगा मैं? 3pv इज इक्वल टू mc²। अरे वाह। चलो उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? 3pv/m इज इक्वल टू c²। तो भैया c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3pv/m। लो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला आ गया, देखो बुक में था। अब सबको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT। अगर 1 मोल की बात करूं तो दूसरा डेरिवेशन क्या आ जाएगा? √3RT/m। और मन नहीं माना, मन नहीं मान रहा है तो सबको पता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? m/v। तो 1/ρ इज इक्वल टू क्या होगा? v/m। तो v/m के जगह हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बता दो। रो लिख लेंगे, 1/ρ। बिल्कुल, तो लिखो c इज इक्वल टू √3p/ρ। लो, एक और डेरिवेशन आ गया। इसमें धड़ाधड़ न्यूमेरिकल बनेंगे और मजेदार न्यूमेरिकल बनेंगे। और थोड़ा करते हैं, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है बच्चों। वीडियो पॉज बिल्कुल मत करना, ऐसे चीजें कभी कभी आपको मौका मिलेगा इन चीजों को देखने का। तो देखो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आप भी करो। चलो यहां तक हो चुका। चलो अब थोड़ा सा और आगे से जाते हैं। अब आपको मैंने बताया पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 mc²। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? RT। लगा दिया मैंने, RT इज इक्वल टू 1/3 mc²। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो इस 3 से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3RT इज इक्वल टू mc²। अब मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। याद करो 1/3 mv² या mc² इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी? वाह जी वाह सर। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। वाह जी वाह सर, आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसीलिए बच्चों गर्म खाने की खुशबू दूर तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि गर्म खाना मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। दूर दूर ट्रेवल करते, पकोड़े तल रहे हैं, कचौरी बन रही है, तो इसीलिए होता है। यही है मेन कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ये हो गया। चलो टेम्परेचर पे, इसी को हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट हाफ mv²। अगर हम कर दें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, ये याद रखना बच्चों। तो अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 R2, अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, याद रखना पर मॉलिक्यूल, इसी को डालते हैं ऐसे, इसको इस तरह से शो करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R/एवोगैड्रो नंबर इनटू T। मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तो मोल में है। चलो अब इस R/Na को पता है बच्चों क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं K। के को बोला जाता है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे बॉयल्स लॉ में जो मैंने के लगाया था उसको बोल्ट्जमैन मत बोलना, ये बोल्ट्जमैन है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आर की वैल्यू सबको पता है। अगर अर्ग में लोगे 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, और Na 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करोगे तो भैया के की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 1.38 इंटू 10⁻⁻16। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं। ये लो इस तरीके से आ जाएगा, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT। ये भी एक डेरिवेशन याद रखना। लो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है थ्योरी पढ़ा के आपको छोड़ दिया, 2 राउंड करके आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया कि PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। क्यों होता है?
कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, ऐसा वैसा, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूं, मुझे पता है आप अच्छे नॉलेजेबल हो, और मिलके कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, यानी अब आपको पूछा जाए कि कितनी तरह की स्पीड कोई एक मॉलिक्यूल शो कर सकता है, तो बेसिकली 3 तरह की स्पीड शो कर सकता है। मॉलिक्यूलर स्पीड्स की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर अगर मैं स्पीड्स की बात करूं तो इसमें आपका होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या तो आरएमएस मतलब लिखा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? सी आर एम एस इज इक्वल टू, अभी क्या बोला था मैंने, √3RT अपॉन m, यही तो बोला था। चलो, अब दूसरा हो जाता है बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज तो समझते हो ना, सब स्पीड का एवरेज। माना कि इसको लिखते हैं, एवरेज स्पीड को लिखो VAV इज इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN डिवाइडेड बाय n। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं। चलो, इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m। क्या लिखा मैंने? √8RT अपॉन पाई m। इसको और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, इज इक्वल टू √8 PV अपॉन पाई m। और चाहते हो क्या? बहुत अच्छा, थोड़ा और कर लें, VAV इज इक्वल टू √8, ठीक है, V अपॉन m यानी 8P अपॉन पाई रो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलो, ये आ गया दूसरा। उसके बाद आता है आपका थर्ड वन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कौन सा स्पीड आता है बच्चों? मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसको दिखाएं, बार बार फ्रीक्वेंटली। जैसे आपके क्लास में 10 बच्चों ने, आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से 9 ने मैथ में 99 लाया, एक ने 30 लाया, तो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कौन है? 99 या 30? 99, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बहुत अच्छी बात है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को लिखते हैं अल्फा MP। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है √2RT अपॉन m। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इक्वल टू हो जाएगा √2 PV अपॉन m, या इज इक्वल टू हो जाएगा √2P अपॉन रो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये 3 स्पीड है। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब अगर इनके बीच में रिलेशन पूछे कि अल्फा MP टेंस टू VAV और इनके का रेशियो पूछे और CRMS, तो ये बहुत इजी है। क्या लिखोगे? √2RT अपॉन m, और इसके जगह √8RT अपॉन पाई m। बहुत अच्छा। एंड टेंस टू √3RT अपॉन m। अच्छा, क्या क्या हो जा कट सकता है? RT 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 m m m RT RT, तो क्या बचा? √2 टेंस टू √8 अपॉन पाई टेंस टू √3। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, इसको क्या लिख सकते हैं? √8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.414 टेंस टू 2√2 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। ये भी रूट में ही है, याद रखना, तो ऐसे लिख दो, 2√2 अपॉन पाई, सॉल्व कर लेना, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। इस तरीके से इन तीनों वेलोसिटीज़ में रिलेशन होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? वेरियस न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये KTG है। KTG को यही चीज़ हम KTG में पढ़ते हैं। तो क्या आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए? क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया? तो मैं जल्दी से इसको रब करता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। चलो, न्यूमेरिकल क्या है, कुछ देखें न्यूमेरिकल। चलो, पूछता है क्वेश्चन, मैं इस तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल। क्या बोला?
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, कहता है भैया कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 10 to the power 23 gas molecules each of mass, जो मास है each of mass 10 to the power minus 20 ग्राम। कितना समय बचा हुआ मेरे पास? इन अ कंटेनर 3 मिनट। ओके 30 मिनट हो चुका। ओके 10 to the power 22 ग्राम इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। द RMS स्पीड कितना दिया हुआ है आपका, इज कितना दिया हुआ है 10 to the पावर आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा, चलो ठीक वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज increased by 50 degree Celsius, calculate the change in kinetic energy of the system। किसी सिस्टम की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो बताओ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ SO2 टू CH4। ऑप्शन इसमें डाल देता हूँ मैं, 2 टेंस टू 3 है, 3 टेंस टू 4 है, एंड 1 टेंस टू 2 है, एंड 1 टेंस टू 6 है। चलो हटाओ, बहुत सारे और क्वेश्चन है बट पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो, 3/2 RT। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब यहाँ पे 8 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, जल्दी बता दो। 8 अपॉन मास कितना होता है, 16 होता है CH4 का, तो क्या हो जाएगा 1/2 मोल है। तो जल्दी बता दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम का क्या होगा, 3/2 RT इंटू हाफ 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/4। R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 27, मतलब क्या होता है 300। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो तो कितना आसान है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात बच्चों? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ मैंने नहीं दिए हैं। पहले बेसिक नॉलेज को बढ़ा लो, फिर आगे आगे हम लोग टफ करते चले जाएंगे। चलो वेट फॉर अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 to the power 3 मॉलिक्यूल, यानी n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 10 to the power 23, ईच ऑफ मास 10 to the power, मास कितना दिया हुआ 10 to the power minus 22 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। कहता है इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1 लीटर। 1 लीटर मतलब क्या 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? अच्छा, और RMS स्पीड भी दिया हुआ है, यानी CRMS कितना दिया हुआ है 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अरे वाह, हम जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 mNc²। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सीधा ऐसे लिखूं mNc² अपॉन 3V।
ओके m कितना है जल्दी बता दो बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 22, n कितना है 10 टू द पावर 23, c कितना है 10 टू द पावर 5 होल 2 और 3, v कितना है 1000 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। प्रेशर के लिए सॉल्व कर सकते हो, प्रेशर की यूनिट डाइन में आएगी। क्यों डाइन में आएगी, पास्कल में क्यों नहीं आएगी? मतलब आगे बढ़ेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा मत समझना सीधा सीधा डाइन तो फोर्स का यूनिट होता है। तो वैसे तुम लोग टैलेंटेड हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग टैलेंटेड ना कर लोगे। चलो ये प्रेशर का यूनिट है, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, मैं जल्दी से इसको रब करता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फाइनल सिग्नल आ चुका है आज की क्लास को समाप्त करने का। तो चलो 3rd नंबर देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, कहता है टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस, तो बोलता है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह, काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। इस बार कितना किया है, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, माइनस पुराना वाला क्या था, यही तो है। यानी कहने का मतलब घुमा फिरा के क्या था, T1 क्या था, T था, और T2 क्या है 50 डिग्री, यानी T + 50, यही तो है बच्चा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अरे वाह सर, नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो TRT + 3/2 R × 50 - 3/2 RT, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये और ये कैंसिल, तो भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/2, R की वैल्यू क्या होती है 8.314 × 50। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आ गया समझ में? अरे इसको केल्विन में चेंज मत करना, इंक्रीज बाय बोला है तो अपने आप ही वो चेंज होके आ गया। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलो चेंज पूछा है इसलिए ध्यान रखना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ SO2 एंड CH4। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो, √8 RT/πm, यही तो होता है क्या बच्चों? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं बोलूं RAV SO2 का क्या होगा, √8 RT/πm। m SO2 का m को मैंने मान लिया m1, R और T सेम टेम्परेचर है तो बदला नहीं। अच्छा R क्यों लिख रहा हूं, R की जगह V लिखूं ना, नहीं तो तुम रेट ऑफ डिफ्यूजन पे चले जाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं बोलूं कि बताओ किसके साथ कंपेयर करने बोला है, CH4 के साथ। तो CH4 के साथ कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा, दिख रहा है क्या? लिखूं मैं 8 RT/m2, क्या ये विजिबल है? चलो अब दोनों का रेशियो ढूंढ लूं बच्चों। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं SO2 और इसका तो क्या लिखूंगा, VAV SO2 VAV CH4 इज इक्वल टू, पूरे पे रूट ले लेता हूं, 8 RT/m1/πm, 8 RT/πm2। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, VAV SO2 VAV CH4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m2/m1, यही तो होगा, खत्म बात। अब आप सबको पता है CH4 का m2 कितना होता है 16, और SO2 का कितना होता है 64 ही तो होता है, 32, एंड 32 ऑक्सीजन का 16 × 2 64, तो क्या हो जाएगा 1 ये और ये 4, यानी जो एवरेज हो जाएगा VAV SO2 VAV CH4, यानी 1/4, मतलब क्या रेशियो हो जाएगा 1:2 का रेशियो। 4 का रूट क्या होता है 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ ज़्यादा नहीं होता, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल गैस बिहेवियर, वंडर वाल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, और मैक्समैन वोल्ट्जमैन जो कर्व है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।